हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर वाटर एंड आइस रिलेशंस इन फूड, जिसमें कि हमने पिछले 3 पार्ट्स में काफ़ी कुछ पढ़ के रखा है। एंड अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए एंड फिर आप इस लास्ट लेक्चर पर आइए। यस, ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है वाटर एंड आइस रिलेशंस इन फूड का। एंड आज के वीडियो में हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कवर करने वाले हैं। एंड हाँ, इन टॉपिक्स को आपने उतना डीपली नहीं पढ़ा था अभी तक, क्योंकि हम पिछले टॉपिक्स में बस ऊपर ऊपर बातें कर रहे थे। बट अभी तक जो हमने एजम्पशंस पिछली क्लास में लिए थे, आज उनके ऊपर थोड़ी सी बातें होंगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले क्या रहने वाला है आज की क्लास का पूरा रोड मैप। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मॉइस्चर माइग्रेशन, यानी कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स। ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे फेज ट्रांजिशन इन फूड्स। आखिर फेज ट्रांजिशन कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे फूड की क्वालिटी और सेल्फ स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट हम समझेंगे ग्लास ट्रांजिशन। इससे पहले हमने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करी थी, बट आज ग्लास ट्रांजिशन को और भी अच्छे से इन डेप्थ समझने वाले हैं। एंड एट लास्ट हम समझेंगे स्टेट डायग्राम को। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम आज की क्लास को विद आवर फर्स्ट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग के ऊपर, विच इज टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। ब्लू पेन से लिख रहा हूँ मैं, ओके। टेक्नोलॉजिकल challenges in intermediate moisture foods। आखिर इतनी बड़ी हेडिंग है तो क्या इसमें कुछ खास बातें बोलने वाले हैं? यस, इसमें बहुत सी खास बातें हैं। अभी तक ऐसा दो टाइप के फूड कैटेगरी होती है, एक होते हैं होमोजीनियस फूड और एक होते हैं मल्टी डोमेन फूड्स। इसको भी लिख लेते हैं जरा, आखिर क्या टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं ये भी तो समझना ज़रूरी है। एक मैंने आपको बोला होमोजीनियस फूड है ना, होमोजीनियस फूड। एंड नेक्स्ट फूड आई सेड मल्टी डोमेन फूड। अच्छा, नाम से आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। होमोजीनियस फूड का आपको मतलब पता होना चाहिए। होमोजीनियस फूड मतलब हर चीज़ यूनिफॉर्म है ना, हर चीज़ यानी कि फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है कोई भी चीज़, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म है। लेट्स से कोई भी फ्रूट जूस आपने देखा होगा तो वो आपको हर जगह एक ही जैसा टेस्ट फील होता है ना, इनफैक्ट कलर भी आपको जो है एक ही जैसा फील होता है फ्रूट जूस। सो मल्टी डोमेन फूड्स ऐसे फूड्स है जिनके अंदर की जो बोलते हैं ना होमोजीनिटी नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। अब लेट्स से ये रहा आपका बिस्किट का स्लाइस, इस एक और ये रहा बिस्किट का स्लाइस, एंड इसके बीच में, ओहो, इसके बीच में आपकी क्रीम हो गई, है ना। काफी सही लग रहा है, दिस इज क्रीम एंड दीज टू आर बिस्किट्स। ठीक है, बिस्किट्स बोल लो या आप क्रैकर्स बोल लो, है ना, या आप कुकीज बोल लो, वॉट एवर यू से। सो मल्टी डोमेन फूड्स यहाँ पर देखो, जैसे कि यूनिफॉर्म तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई, बिस्किट की प्रॉपर्टी अलग होती है, क्रीम की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो इस वजह से मल्टी डोमेन फूड्स क्या है जो होमोजेनियस फूड से डिफरेंट है, मतलब उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफर कर सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे अगर इस वेफर खाएंगे तो अलग टेस्ट आना है, अलग प्रॉपर्टी फील होगी माउथ पे, वही क्रीम को अगर हम टेस्ट करेंगे माउथ फील डिफरेंट होगा। ठीक है, आई होप मल्टी डोमेन फूड समझ आया होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्रीम बिस्किट, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ जो अपनी डेली लाइफ में आपने देखा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि वाटर एक्टिविटी और मॉइस्चर कंटेंट, होमोजीनियस फूड का जो मेंटेन करना है या इसके ऊपर हमें स्टेबिलिटी का कंसिडरेशन लाना है ना, इनको मेंटेन करना है, ये ज़्यादा ईजियर पड़ता है, मतलब ईजी टू कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट एंड वाटर एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेट से फ्रूट जूस है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एक्टिविटी को बहुत आराम से मैं बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। लेकिन वही मल्टी डोमेन फूड्स है तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, ईजी नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर का माइग्रेशन है, अब लेट से आपकी क्रीम है, इसमें आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इस क्रीम से बिस्किट के ऊपर ट्रांसफर हो जाए?
या कोई आपने बर्गर खाया होगा, है ना। बर्गर में क्या होता है, बीच में वेजीज होती है, ऊपर नीचे ब्रेड होती है। ब्रेड में एक अलग टाइप की क्रिस्पीनेस होती है ना, माउथ फील होता है, वहीं वेजिटेबल्स का अलग माउथ फील होता है। बट अगर आप एक बर्गर को बहुत देर तक छोड़ दो ऐसे ही, है ना, वो रखा हुआ है, तो 1 घंटे बाद आप खा रहे हो, तब उसका माउथ फील काफी चेंज हो जाता है ना। तब उसका टेस्ट एंड जो क्रंचीनेस और जो भी आप बोल रहे हो, जो उसका माउथ फील है, वो बहुत ही चेंज हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वहां पर जो चीजें हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं आती, मतलब वहां पर फेस चेंज होता रहता है। इस वजह से जो हमारा लाइक जो हमारा फूड सब्सटेंस है उसमें उस टाइप की प्रॉपर्टी हम नहीं देख पाते हैं पूरे ऑल टाइम, क्योंकि फेस ट्रांजिशन हो रहा है एंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं स्टोरेज के दौरान, जिस वजह से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यस ये फूड प्रोडक्ट हमारा 1 घंटे बाद ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा होता है मॉइस्चर का माइग्रेशन, या मैं कह सकता हूँ और भी टर्म्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रहा होता है कंपोनेंट्स का, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू ही होगा मोस्टली, क्योंकि वाटर एक कैरियर की तरह काम करता है हमारा फूड सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, सो मल्टी डोमेन फूड्स के अंदर इट्स नॉट easy to control moisture content and water activity. सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना। इस एग्जांपल को ही ले लें, ठीक है, इस एग्जांपल को ही ले लेते हैं। सो क्रीम को आप मान लो कि इसका जो वाटर एक्टिविटी है वो है AW, ठीक है। एंड बिस्किट का जो मान लो आप बिस्किट्स, ठीक है, बिस्किट्स को आप नाम दे दो कंपोनेंट बी, एंड क्रीम को नाम दे दो आप कंपोनेंट ए। फाइन। सो क्रीम की वाटर एक्टिविटी हो गई, हम डिनोट कर रहे हैं AWA से, और वही कंपोनेंट बी की जो यानी कि बिस्किट्स की हम जो वाटर एक्टिविटी है वो डिनोट कर रहे हैं हम AW बी। ठीक है, अब मान लो किसी बिस्किट में मुझे निकालनी है वाटर एक्टिविटी, तो वाटर एक्टिविटी का फॉर्मूला तो हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं, P/P0, है ना। एंड उससे पहले हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था, एक्टिविटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको याद होगा उन पिछली क्लासेस का वाटर एक्टिविटी कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर मुझे अगर वाटर एक्टिविटी निकालनी है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है कि फूड में क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअल जो रोल प्ले कर रहा है वो वाटर एक्टिविटी रोल प्ले कर रहा है। अब वाटर एक्टिविटी को ही मैं नहीं निकाल पाऊँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं फूड की सेल्फ लाइफ और जो उसकी स्टेबिलिटी है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। सो इसकी वाटर एक्टिविटी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने लेट्स से ये फूड सब्सटेंस है आपका बिस्किट और क्रीम बिस्किट, सो इसमें जो आपका वेट फ्रैक्शन है क्रीम का वो है FA। वेट फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हो कि क्रीम का वेट अपॉन में टोटल वेट ऑफ द क्रीम बिस्किट, ठीक है। वेट फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। एंड वहीं पर बी के लिए क्या हो गया, FB, वेट फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी मान के चल रहा हूं इनिशियली इनके पास मॉइस्चर कंटेंट क्या क्या है, MA, ठीक है, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट, और ये है वेट बेसिस पे, ठीक है, वेट बेसिस पे ऑफ A। सेम MB से इसे हम लिख देते हैं विच इज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ B, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ B। फाइन, ये भी वेट बेसिस पे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिख देता हूँ वेट बेसिस। आई होप आपको याद रहेगा। सो हमने 3 आइडेंटिटी बनाई, एक वाटर एक्टिविटी क्रीम की, वाटर एक्टिविटी बिस्किट की, वेट फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन ए का पी का, एंड एट लास्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए MA एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बी विल बी MP। सो मैं यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ, मतलब एक्चुअल में हम वाटर एक्टिविटी कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने फॉर्मूला वो सारे जो क्वांटिटीज है उन्हें डिटरमाइन कर दिया, तो चलो उसे भी देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ बजाय कि आपको एक डेरिवेशन पूरा बताऊं, ठीक है। डेरिवेशन काफी आसान है, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उस डेरिवेशन की भी जो छोटी सी एक क्लिप बना के आपको दे सकता हूँ
खैर उसकी मुझे जरूरत नहीं लगी, इसलिए मैं इसमें डेरिवेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वेट फ्रैक्शन। सो अगर मुझे वाटर एक्टिविटी निकालनी है फाइनल, है ना, लेट्स से जैसे मैंने बोला कि क्रीम है और बिस्किट है, इनके बीच में क्या हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब मॉइस्चर का माइग्रेशन हो रहा है। तो ऐसा समझो कि एक ग्राफ आपको दिखाता हूँ पहले कि एक्चुअल में होगा क्या। मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ, वाटर कंटेंट, आई होप आपको याद होगा MSIs के कर्व। ठीक है, वाटर एक्टिविटी। अच्छा, इतना तो आपको क्लियर है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज बहुत आराम से जाती है। तो यहाँ पर भी वही केस होगा, यहाँ पर जिसके पास ज्यादा वाटर कंटेंट होगा वो कम वाले वाटर कंटेंट की तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों का कर्व जो है वो कुछ इस तरह का है, मतलब ये कौन सा कर्व है, सिग्मोइडल कर्व है। ठीक है, ये हो गया हमारा, मान लो AW ऑफ A। ठीक है, मतलब ये वाटर एक्टिविटी हो गई A की हाईएस्ट पे। ठीक है, ये हो गई हमारी वाटर एक्टिविटी B की, क्योंकि मैंने बताया था बिस्किट में तो कम मॉइस्चर कंटेंट होगा, क्रीम में ज्यादा मॉइस्चर। सो वाटर एक्टिविटी A की हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, वाटर एक्टिविटी B की लोएस्ट लो कॉन्सेंट्रेशन पे। तो होगा ये कि एक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमारी आएगी, ठीक है, विच इज AW फाइनल। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, वाटर एक्टिविटी A और वाटर एक्टिविटी B के बीच की। मतलब जब वाटर एक्टिविटी A की कम होते होते एक पॉइंट पर आ जाएगी जहां पर वाटर एक्टिविटी B की इक्वेट हो जाएगी। इस पॉइंट को हमने दिया है वाटर एक्टिविटी फाइनल। अब ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर का माइग्रेशन ये डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। वाटर एक्टिविटी अलोन ऐसा फैक्टर नहीं है कि हाँ भाई वाटर का कंसंट्रेशन डाउन होगा एंड इधर से अप होगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पोजिशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर मॉइस्चर को ज्यादा बैरियर मिलेगा तो जो मॉइस्चर का रेट है, मतलब फ्लो करने का जो रेट है वो धीमे हो जाएगा। और वहीं पर अगर मॉइस्चर के जो कॉम्पोजिशन है वो इतना रफ एंड टफ नहीं है कि मॉइस्चर के मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो पास हो जा रहे हैं आसानी से, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर एक्टिविटी बहुत जल्दी गिरेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये कर्व समझ आया होगा एंड ये जो मैंने टर्म्स लिए हैं इनके बारे में भी समझ आया होगा। सो फाइनल जो हमारा जैसे बोलें कि फॉर्मूला आता है वो है ln AW फाइनल इक्वल्स टू FA MA ln AW ऑफ A प्लस FB MB ln AW ऑफ B। ठीक है, एंड अपॉन में FA MA प्लस FB MB। इस फॉर्मूले का यूज करके हम वाटर एक्टिविटी निकाल सकते हैं इन मल्टी डोमेन फूड्स। ठीक है, खैर ये बाइनरी सिस्टम पे हमारा काम करेगा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड पे ये फॉर्मूला भी उतना, जैसे बोल सकते हैं कि फुल एंड फाइनल नहीं है, बट हाँ जो बाइनरी सिस्टम्स है हमारे उनके अंदर ये फॉर्मूला आराम से काम कर जाएगा, वैलिड होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड। यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, हमारा वाटर एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो था अभी तक हमने जो पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर फेजेस का चेंज या बोले मॉइस्चर का माइग्रेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमने एक फॉर्मूला देखा विच इज ln AW फाइनल इक्वल्स टू FAMA ln AWA प्लस FBMB ln AWB अपॉन FAMA प्लस FBMB, जहाँ पर FA क्या था, हमारा वेट फ्रैक्शन ऑफ A था, MB क्या था, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ B। ठीक है, कंपोनेंट B। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर विच इज फेज ट्रांजिशन। ठीक है, और एक बात तो क्लियर हो गई ना कि वाटर एक्टिविटी का ड्रॉप, वाटर एक्टिविटी का गेन, ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर। क्योंकि फूड के अंदर ऐसी ऐसी कॉम्पोजिशंस होती हैं जहां पर मॉइस्चर या वाटर को ट्रेवल करना मुश्किल भी होता है और कई बार आसान भी होता है। हम धीरे धीरे करके उन कंपोनेंट्स पे भी जाने वाले हैं, बात करेंगे आगे चैप्टर्स में, बट अभी आप इतना बेसिक समझो कि जिसमें वाटर को चलना आसान होगा वहां पर वो जल्दी फ्लो करेगा, और जिस कॉन्सेंट्रेशन पे या जिस कॉम्पोजिशन में वाटर को चलना मुश्किल होगा वहां वो धीरे फ्लो करेगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हो एंड फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
वीडियो के पार्ट 2 में हम आ चुके हैं और अब हम समझेंगे फेज ट्रांजिशन इन फूड्स। तो एक हेडिंग हो जाए, यस, फेज ट्रांजिशन इन फूड्स। वेल, मैं इस टॉपिक की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना था या हम एज्यूम करके ये चल रहे थे कि वाटर एक्टिविटी की जब बात होती है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी ना फिजिकल चेंज ना केमिकल चेंज हो रहा होगा। इनफैक्ट जो हमारी फेजेस का चेंज है, जैसे कि एमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन स्टेट चेंज हो रहा था, हमारा फेज चेंज हो रहा था, इसके ऊपर भी हमने बोला था कि ये फेज चेंज नहीं होना चाहिए। बट आज हम बात करने वाले हैं उसी फेज ट्रांजिशन जो कि फूड्स में होता है, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं वो नहीं होता है। तो ये फेज ट्रांजिशन होता कब है? ये फेज ट्रांजिशन, लेट से कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अभी जस्ट प्रिपेयर हुआ है, आप ही मुझे बताओ क्या तब उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स है, उसका वाटर एक्टिविटी, मॉइस्चर कंटेंट लेवल, क्या डिफरेंट नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट हो सकता है। वही अगर लेट से किसी अलग टेम्परेचर एनवायरनमेंट कंडीशन पे रखा है जब वो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट, बट अगर वही फूड प्रोडक्ट हम जब कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे या उसकी पैकेजिंग हो गई है, तब उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो चुका होगा, है ना? क्योंकि बनते समय ऑब्वियस सी बात है हीट ज़्यादा होती है ना? बट वही जब हम पैकेजिंग में रख देते हैं, पैकेजिंग सेक्शन में, तब हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सेम केस यहाँ पर भी, हम सोचते हैं कि फेज ट्रांजिशन जैसी चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं होती, बट फेज ट्रांजिशन जैसी चीज़ होती है। जैसे कि एक और बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दूं अगर मैं, विच इज शुगर, है ना? हम यही कहते हैं ना, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स हो चाहे जो भी फूड्स हो, उनके अंदर फेस चेंज नहीं होगा, जिसकी मदद से हम वाटर एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि फूड प्रोडक्ट हमारा कितना ज़्यादा सेफ रहेगा या स्टेबल रहेगा। लेकिन अब जब फेज ट्रांजिशन हो जाएगा, तब वाटर एक्टिविटी प्रेडिक्टेबल टर्म नहीं है। मतलब तब हम वाटर एक्टिविटी के थ्रू तो नहीं बता सकते कि फूड हमारा कितना सेफ है और कितना अच्छा है क्वालिटी में, है ना, कुछ समय बाद या स्टोरेज के दौरान। लेकिन अगर मुझे वाटर एक्टिविटी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना है, तो मैं ट्रस्ट करूं किस पे? उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कुछ समय में। तो पहले ये समझो, शुगर का एक एग्जांपल मैं ले रहा था कि शुगर जब प्रिपेयर होता है, जैसे कि सुक्रोज और लैक्टोज, ठीक है, तो ये शुगर्स जब हमारी प्रिपेयर होती हैं, है ना, जब बन रही हैं, तब ये होती हैं एमॉर्फस फॉर्म्स में। एमॉर्फस फॉर्म्स में होती हैं, मतलब जब बन रही हैं, जस्ट प्रेपरेशन हुआ है इनका, ठीक है, जस्ट मेड, तब ये एमॉर्फस फॉर्म में है। अच्छा, मैंने एमॉर्फस फॉर्म का अगर नहीं बताया, तो एमॉर्फस फॉर्म सुक्रोज और लैक्टोज या शुगर के मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं सिग्मोइडल कर्व, ठीक है, सिग्मोइडल कर्व। और वहीं पर सुक्रोज और लैक्टोज जब एमॉर्फस फॉर्म में थे तो सिग्मोइडल कर्व फॉलो कर रहे थे। लेकिन होता ये है, जब हम इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, ठीक है, मतलब मीनिंग टेम्परेचर चेंज, तब पता है ये एमॉर्फस फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अब आपको याद होगा कि जब हमने पिछली क्लास में मॉइस्चर सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करी थी, मैंने आपको 3 कर्व्स के बारे में बताया था, जिसमें कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का भी एक कर्व मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, जहाँ पर शुगर का एग्जाम्पल था, मैंने दिया था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपने अगर नहीं लिखा है तो मैं बता दूं, कैंडीज भी हो सकता है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा सुक्रोज जो है कन्वर्ट हो गया कोल्ड स्टोरेज के दौरान। अब यहाँ फिर क्या आप बता सकते हो फेज ट्रांजिशन नहीं हुआ है? फेज ट्रांजिशन हुआ है, लेकिन क्या वाटर एक्टिविटी यहाँ पर चेंज हुई है? ऑब्वियस सी बात है, वाटर एक्टिविटी के ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा। अभी तो यहाँ पर एमॉर्फस फॉर्म है तो सिग्मोइडल कर्व फॉलो कर रहा था, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारा कैसा कर्व फॉलो होता है? इट इज जे टाइप। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? मैंने बताया था वाटर एक्टिविटी जब हमारी 0.8 के लगभग हो जाती है, तब उस पॉइंट पे एक सडन राइज आता है मॉइस्चर कंटेंट में या वाटर कंटेंट में, और वो उस राइज की, मतलब वो जो राइज होता है उसको हम डेलिगेशन पॉइंट बोलते हैं। माफ करना अगर स्पेलिंग गलत हो, बट मुझे लग रहा है मैं सही लिख रहा हूँ। डेलिगेशन पॉइंट याद आ रहा है? आई होप आपको याद आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो वाटर एक्टिविटी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है तब जब फेज ट्रांजिशन हो जाए,
अब यहाँ पर फूड के केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस बहुत ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो अलग तरह से बिहेव करता है और एमॉर्फस फॉर्म अलग तरह से बिहेव करता है। सो आई होप आपको फेज ट्रांजिशन का भी मतलब समझ आया होगा कि वो फूड्स में होता ही है, ठीक है। तो बजाय इसके हम वाटर एक्टिविटी के टर्म को बहुत ही प्रिडिक्टेबल माने, मतलब प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए हम वाटर एक्टिविटी को बहुत ही अच्छा टर्म माने, तो ऐसा नहीं हो सकता। वाटर एक्टिविटी की जगह हमें और भी पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा सो डैट हम उसकी जो स्टेबिलिटी है फूड की वो हम प्रिडिक्ट कर सकें। आई होप आपको फेज ट्रांजिशन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज ग्लास ट्रांजिशन। अब हम बात करते हैं ग्लास ट्रांजिशन के ऊपर। हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात कर चुके हैं, अगर आपको वो भी नहीं पता है क्या होता है तो पिछला वीडियो देख लेना, नहीं तो अभी इस वीडियो में तो हम इसके बारे में समझने ही वाले हैं। तो हेडिंग हो जाए, क्या है? ग्लास ट्रांजिशन। खैर, इसके बारे में पढ़ने का मतलब हमारे क्या मतलब क्या है, हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत थोड़ी सी डिटेल में हमें बात करनी, जो मैं आगे करने वाला हूँ। तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि लेट से वेपर है हमारे पास, ठीक है। तो वेपर गैस फॉर्म में होता है। अब हम गैस को अगर क्या करें, कंडेंस करें, तब क्या हो जाता है? बोलो बोलो। तब लिक्विड बन जाता है। अब यहां पर होता है थोड़ा सा सीन, क्योंकि लिक्विड जो है इसकी भी एक टेंडेंसी होती है फ्रीज होने की, है ना। आपने लेट से आपके यहाँ फ्रीजर होगा, सो आपने पानी को रखा। अब वो पानी कितनी देर में फ्रीज होगा वो डिपेंड करता है ना कि आपके जो रेफ्रिजरेटर उसका टेम्परेचर क्या है, या कितनी जल्दी आपका रेफ्रिजरेटर उसे ठंडा कर पाएगा, उस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, है ना। सेम यहाँ पर बात है लिक्विड के ऊपर। अब लिक्विड को अगर मुझे सॉलिड बनाना है, दैट इज अगर मुझे कन्वर्ट करना है उसे आइस में, तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है स्लो फ्रीजिंग, वही आइडियल मेथड, है ना, एक बढ़िया सी आइस, क्रिस्टलाइन आइस। वहीं पर अगर मैंने कर दी क्विक फ्रीजिंग, आई होप राइटिंग विजिबल होगी मेरी। गैस थी, कंडेंस किया, लिक्विड बना, लिक्विड में हमने स्लो फ्रीजिंग एंड देन क्विक फ्रीजिंग, ठीक है। स्लो फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्लो फ्रीजिंग में जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ओरिएंट होने का समय मिल जाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स रीओरिएंट फॉर मैक्सिमम इंटरेक्शन। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई काम अगर धीमे धीमे हो रहा है, मतलब एकदम धीमे नहीं, बट हाँ एक पेस पे हो रहा है जो कि सुटेबल है किसी दूसरी आइडेंटिटी के लिए, उसको मूव करने के लिए, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ऑप्टिमम होगा, ज़्यादा केपेबल होगा एक बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए। तो स्लो फ्रीजिंग में क्या होता है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे रीओरिएंट हो जाते हैं आराम से, ताकि उनके बीच में मैक्सिमम इंटरेक्शन आ पाए, या मैं बोलूँ मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन है वो आ पाए, ठीक है। लेकिन क्विक फ्रीजिंग में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा रैंडमनेस रहती है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो ऐसे रीओरिएंट हो पाए सो डैट उनके बीच में मैक्सिमम इंटरेक्शन है, ठीक है। तो रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्विक फ्रीजिंग के दौरान जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में रैंडम अरेंजमेंट होता है। मतलब कोई जैसे आइस का एक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है, याद होगा। सो उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है वाटर के मॉलिक्यूल के पास टाइम होना चाहिए उस स्ट्रक्चर को अटेन करने के लिए। लेकिन वही क्विक फ्रीजिंग में क्या होता है, रैंडम इतना अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट जो होता है इतना रैंडम होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को टाइम ही नहीं मिल पाता है एक अच्छी मैक्सिमम इंटरेक्शन के साथ अटैच होने का। सो स्लो फ्रीजिंग के दौरान जो है क्रिस्टलाइन फेस बन जाती है, ये कह सकता हूँ मैं, ठीक है। ग्लास ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ ग्लास की बात कब आएगी, अब आएगी। क्विक फ्रीजिंग के दौरान क्या होता है, हमारा रैंडम अरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस या ग्लास स्टेट, ठीक है।
अब एक फिगर के दौरान एक फिगर के जैसे समझाता हूँ। देखो, ये हो गई आपकी गैस, ठीक है, ये इधर उधर मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं आपके, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट समझ गए आप लोग, है ना। ये हो गई गैस। अब इस गैस को मैंने क्या किया, कंडेंस। एक सिंपल डायग्राम आपको समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। ये लो, आ गए मॉलिक्यूल्स पास पास, ठीक है। अब इनके भी डाइपोल इधर उधर होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वाटर में भी मूवमेंट होती रहती है। अब ये कंडेंस होके या तो स्लो फ्रीजिंग या फास्ट फ्रीजिंग आएंगे। स्लो फ्रीजिंग बहुत छोटा लिख दिया मैंने, कोई ना, इधर लिख देता हूँ क्विक फ्रीजिंग। तो देखो स्लो फ्रीजिंग में क्या होगा, जो ओरिएंटेशन है वाटर का वो काफ़ी स्ट्रेट होगा, है ना, मतलब काफ़ी ओरिएंटेशन अच्छा होगा। बट क्विक फ्रीजिंग के दौरान देखो ओरिएंटेशन कैसा होता है। मैंने तो कोशिश करी है आपको समझाने की, तो देख सकता है आपको कि क्विक फ्रीजिंग के दौरान जो ओरिएंटेशन है वो इतना खास नहीं है, लेकिन स्लो फ्रीजिंग के दौरान ओरिएंटेशन काफ़ी सही है। इसी चीज़ को हम ग्लास ट्रांजिशन बोलते हैं। ओह, ग्लास ट्रांजिशन क्या इसे बोलते हैं? नहीं, अभी तो हमने ग्लास स्टेट बनाई है केवल। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, जब हमारा ग्लासी स्टेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रबरी स्टेट में। आई होप आपको याद होगा, पिछले क्लास का टॉपिक था ये, ठीक है। सो ग्लास ट्रांजिशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम समझते हैं आगे चल के, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ आई होगी। अब हम एक डायग्राम के ऊपर बात करते हैं या एक ग्राफ के ऊपर बात करते हैं इन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो चलो देखते हैं। सो गाइज, आपको इस वक्त अपने सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा विच इज़ एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर कर्व। सो इस कर्व को देख के आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट एक एक करके समझेंगे तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, ये कर्व क्या बताना चाहता है। सो पॉइंट ए से शुरू करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट ए पे जो है हमारा लिक्विड है जो कि सुपर हीटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म लिक्विड हम यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, देखो लिक्विड सुपर हीटेड लिक्विड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया। फिर ये आता है पॉइंट बी पे, विच इज़ नथिंग बट योर फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जो सीन होता है, यहाँ पर हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर या ग्लास जो स्टेट होती है वो एक तरीके से बनती है, क्या, विच इज़ फास्ट फ्रीजिंग और क्विक फ्रीजिंग। बट जो सॉलिड स्टेट बनती है, क्रिस्टल स्टेट बनती है, वो बनती है स्लो फ्रीजिंग के दौरान। तो ऐसा समझो, यहाँ पर आपको दो कर्व दिए गए हैं, या मैं बोलूँ दो लाइन आपको देखने को मिल रही है, एक B2C वाली एंड एक ये सुपर कूल्ड लिक्विड से, दैट इज़ B2E, है ना। एक है आपकी B2E वाली लाइन, ठीक है, और एक है आपकी B2C वाली लाइन। सो B2E वाली लाइन जो है आपकी, ये और कुछ नहीं, ये है ग्लास टेंडेंसी, मतलब ग्लास स्टेट अगर लानी है तो वो कर्व ये आपको दिखाता है B2E जाने वाला। अभी बताता हूँ क्या हो रहा है। एंड B2C जब आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, एक सडन एंट्रोपी का डाउन हो रहा है ना, एंट्रोपी में जो है सडन ब्रेक आ रहा है, या मैं बोलूँ एंट्रोपी जो है तुरंत डाउन हो रही है, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ पर बन रहा होगा क्रिस्टल। तो सही बोल रहा हूँ, आप ही सोचो जब आप क्रिस्टल बना रहे हो, ठीक है, लेट से अभी आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। बट जैसे ही आपने इसको थोड़ी सी कूलिंग प्रोवाइड करी, ठीक है, स्लो फ्रीजिंग के दौरान, तो जब ये एक सॉलिड स्टेट ले लेगा तो इसकी एंट्रोपी काफ़ी कम नहीं हो जाएगी। जब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीओरिएंट होके ऐसे मैक्सिमम इंटरेक्शन में आ जाएंगे कि वो क्रिस्टल फॉर्म कर लें, तो वहाँ पर उनकी एंट्रोपी काफ़ी डाउन हो जानी चाहिए, है ना। सो B2C केस में क्या हुआ है, जब B2C कर्व जा रहा है तब हमारा क्रिस्टलाइन स्टेट फॉर्म हो रही है, मतलब तब हमारा एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म होता है, ठीक है। और वहीं B2E जब जो ये कर्व है वो कब फॉलो होता है, वो फॉलो होता है जब हम सुपर कूलिंग करते हैं लिक्विड की। अब सुपर कूलिंग क्या है, मतलब इतनी तेज़ फ्रीजिंग कर रहे हैं कि वाटर को आइस बनने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। वाटर आइस नहीं बन पाता है, वाटर लिक्विड स्टेट में ही रह जाता है, ठीक है। अब देखो B2E आए और हम टेम्परेचर को डाउन करते गए, ठीक है। यहाँ पर आपको TK एंड TG देखने को मिल रहा होगा। सो TG तो हमारा कुछ नहीं, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर
हमारी ग्लासी स्टेट फॉर्म हो जाती है। मतलब यहाँ B2E हमारा क्या था, सुपर कोल्ड लिक्विड चल रहा था, मतलब अभी भी लिक्विड स्टेट में था। बट एक पॉइंट के बाद जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन तो करनी ही पड़ेगी। अब वो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, एक स्ट्रक्चर तो आ ही जाएगा जब हम टेम्परेचर को बहुत कम करते जाएं। सेम स्टेट जब सॉलिड स्टेट भी आती है तो एक किसी टेम्परेचर पर हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। तो सी पर हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो गया है। एंड ये जो C to D कर्व हमारा जा रहा है टेम्परेचर को कम करने पर, ये हमारा जा रहा है एंट्रोपी में हल्का सा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, C to D हमारा एंट्रोपी में थोड़ा सा कम डिक्रीज हो रहा है, वहीं B2C में हमारा एकदम से डिक्रीज हुआ, क्योंकि B2C के दौरान हमारा जो क्रिस्टल है वो फॉर्म हो गया था। एंड C to D हमारा क्रिस्टल फॉर्म हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत एंट्रोपी में डाउन आ रहा है वो आपको C to D कर्व में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा समझिए कि सुपर कोल्ड लिक्विड के दौरान B2E, यहाँ पर आपका लिक्विड ग्लासी स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एंड E to D हमारा हम टेम्परेचर और कम करते गए तो यहाँ पर D नहीं है, E2 यहाँ पर F मान लेते हैं। E to F जो आपका पॉइंट लाइन जा रही है, ये हमारी ग्लासी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, पहली बात यहाँ पर ये समझने की है कि जो C to D कर्व है हमारा, मैं एक बार सब इरेज कर देता हूँ। हाँ, नाउ C to D एंड E to F एंड C to D हमारी जो लाइन जा रही है, इसके बारे में एक सवाल ये है कि आप देख सकते हो E to F की जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी वो क्या है, ज़्यादा है ना, एज कंपेयर टू हमारी C to D। ठीक है, सो C to D हमारी जो एंट्रोपी है वो कम है एज कंपेयर टू E to F। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा जब क्रिस्टलाइन स्टेट बनती है तो एंट्रोपी काफ़ी कम हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा। और वहीं E to F जहाँ पर हमारा ग्लासी स्टेट है, यहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स अपनी इच्छा से अरेंज नहीं है, यहाँ पर उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया है ना, सुपर कूलिंग का, जिसकी वजह से उनकी एंट्रोपी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर आपको TK लिखा हुआ मिल रहा होगा, एंड यहाँ पर एक लाइन जा रही है विच इज़ एंडिंग एट हियर। यहाँ पर लिखा है एंट्रोपी कैटास्ट्रॉफी। इसका क्या मतलब है, देखो, तो जहाँ पर ऐसा जो हम बात करने वाले हैं टीके और एंट्रोपी कैटास्ट्रॉफी की, ये कोई भी रियल लाइफ से इनका वो मतलब नहीं है, ये जस्ट इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस का डिस्कशन है। सो B to E हम आए, अब जब ये B to E कर्व को ही हम जब C to D लाइन पे इंटरसेक्ट कराते हैं, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि ग्लासी स्टेट की एंट्रोपी कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट पे बराबर हो रही होगी, हमने ऐसा मान के चला है, तो उस टेम्परेचर को कॉस्मन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंड वहीं पर ये जो कर्व है B to E जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अब हम कहते हैं कि सॉलिड स्टेट से भी जो एंट्रोपी उससे भी कम क्या ग्लासी स्टेट की जा सकती है। सो वो चीज़ नहीं जा सकती, वो एंट्रोपी कम नहीं हो सकती, यहाँ पर नेचर का लॉ वायलेट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर जो टर्म दिया गया एंट्रोपी कैटास्ट्रॉफी, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंट्रोपी हमारी कम नहीं हो सकती सॉलिड स्टेट की एज कम्पेयर टू द ग्लास स्टेट। आई होप आपको एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर का ये कर्व समझ आया होगा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए, है ना। यहाँ पर हमारा ग्लास स्टेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंड यहीं पर हमारा सॉलिड स्टेट फॉर्म हो रहा है C to D में। अच्छा, सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें ये बताता है कि हमारा सॉलिड स्टेट दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड ये वाला है, सॉलिड नहीं, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो ग्लासी स्टेट है या एमॉर्फस सॉलिड है, ये दोनों एक ही टर्म है। सो एमॉर्फस सॉलिड जब हमारा रबरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। आई होप आपको ये बात तो क्लियर है। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है फूड की शेल्फ लाइफ को प्रेडिक्ट करने में। जब कोई एमॉर्फस सॉलिड का कन्वर्जन देखना हो, एमॉर्फस सॉलिड की स्टेबिलिटी देखनी हो, तब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। सो ये समझ लो कि बाइनरी सिस्टम्स के लिए, मतलब जहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं, और बाइनरी सिस्टम foods we determine TG through DSC। ठीक है, D है हमारा डिफरेंशियल स्केलिंग
कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं क्या, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंड अगर मैंने बाइनरी सिस्टम फूड्स की बात करें, अगर मान लो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं जैसे मल्टी डोमेन फूड्स हैं, तब हम यूज करते हैं डायनामिक मैकेनिकल थर्मल एनालाइजर। ठीक है, DMTA, ये क्या है, डायनामिक, मैं बस नाम बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम था तो मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगा। आई होप आपको ऐसे याद हो जाएगा। डायनेमिक मैकेनिकल, एक्रोनिम भी हो गया, फुल फॉर्म भी हो गया, डायनेमिक मैकेनिकल थर्मल। अब ये बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो यस एक बार देख लीजिएगा, या अगर आप चाहते हैं इन्हें भी मैं समझा दूँ तो जस्ट एक कमेंट के पीछे हैं आप एक कमेंट करिए, शायद आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाए। सो DMTA और DSC का यूज़ करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फूड और बाइनरी सिस्टम फूड्स को ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, DSC थर्मोग्राफ। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर है टेम्परेचर और यहाँ पर है एंडोथर्मिक हीट फ्लो। एंडोथर्मिक का मतलब तो आई होप आप लोग को पता होगा, पता है ना, आई होप। एंडोथर्मिक का मतलब जब सिस्टम हीट ले रहा होता है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, मान लो यहाँ पर था हमारा सॉलिड, ठीक है, फूड सॉलिड, बट टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, इसे हम बोलेंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन हो गया। अब क्या होता है कि जो ऐसा होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा फ्री एनर्जी है या एंट्रोपी है वो ज़्यादा होती है ना। तो अब लेट से यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी क्या हुई, घट गई। अब विस्कोसिटी घटने से क्या हुआ, जो मूवमेंट है वो मैं कह सकता हूँ और बढ़ गई होगी, किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूल्स की वो सब बढ़ गई होगी। उसकी वजह से क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल्स के पास एक टेंडेंसी है कि वो दोबारा से रीओरिएंट हो जाए और वो फॉर्म कर दे कौन सी स्टेट, स्टेबल स्टेट, विच वॉज व्हाट, क्रिस्टलाइन स्टेट। तो ठीक है, अब अगर क्रिस्टलाइन स्टेट बनेगी तो वो बनेगी एक एनर्जी के रिलीज के साथ। ठीक है, ओहो ऐसा कर तो नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा और, यस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब कर्व एक ग्राफ अब शो करेगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल्स रीओरिएंट हो गए, क्रिस्टलाइन स्टेट उन्होंने बनाई। बट अब क्या होगा, धीरे धीरे इन्होंने भी टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इन्होंने एनर्जी यूज करते गए। ठीक है, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, ये एनर्जी डाउन हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, फूड सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट लेने लगेंगे और वो क्या हो जाएंगे, बोलो 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 बोलो, मेल्ट नहीं हो सकते। क्यों, एक बार क्रिस्टलाइन स्टेट आ गई, अब क्रिस्टलाइन स्टेट को भी तो मेल्ट कर सकते हैं हम अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या मिल गया, एक, बोलो 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 क्या मिल गया, एज मिल गया रीओरिएंट होने का, है ना, एक मौका मिल गया तो वो रीओरिएंट हो गए। लेकिन वहीं पर जब हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तब मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब करने लगेंगे ना। देखो हीट एब्जॉर्ब ही तो करेंगे, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। जिस पीक पर हमारा क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टेट जो पीक होती है क्रिस्टलाइजेशन की, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हाँ, एंडोथर्मिक हीट फ्लो जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ एंडोथर्मिक हीट फ्लो घट रहा है, यानी कि जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो एक टेम्परेचर, एक हीट रिलीज होगी जो कि पीक ऊपर की तरफ दिखी, लेकिन वहीं जब क्रिस्टल हमारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो पीक आपको नीचे की तरफ दिखेगी। आई होप ये डायग्राम भी आपको समझ आया होगा एंड ये जो थ्योरी थी ये भी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज स्टेट डायग्राम। वो भी हम स्क्रीन पर ही समझेंगे। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं स्टेट डायग्राम। तो अभी आपके सामने है टेम्परेचर वर्सेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ, है ना। ये है एक्चुअल में स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम। ठीक है, अब इसे समझते हैं। तो देखो फूड्स जनरली मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं, मतलब उनमें वाटर प्लस नॉन एक्वस सॉलिड्स जैसे कि शुगर, प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सब मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि फूड्स इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होते,
मतलब उनके कंपोनेंट्स स्पेशली वाटर कॉन्टिन्यूसली फेज चेंज कर रहा होता है, जैसे कि एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन में। इसलिए उनका बिहेवियर समझने के लिए हम नॉर्मल फेज डायग्राम जो सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए होता है वो वाला नहीं देखने वाले, वो हम यूज़ भी नहीं करेंगे अब, बल्कि एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं जो इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम दोनों स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है। तो एक्चुअल में स्टेट डायग्राम होता क्या है? स्टेट डायग्राम ये बताता है कि जब हम किसी फूड मटेरियल का टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन बदलते हैं तो वो किस स्टेट में होता है, जैसे कि स्टेबल, मेटास्टेबल या अनस्टेबल। सिंपल वर्ड्स में किस कंडीशन में आइस बनेगी, या कब शुगर क्रिस्टलाइज करेगा, या कब ग्लासी स्टेट आएगी, ये सब कुछ स्टेट डायग्राम से समझ आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ग्लासी स्टेट देखने को मिल रहा है, रबरी स्टेट देखने को मिल रहा है, यूटेक्टिक पॉइंट एक पॉइंट होता है, सॉल्यूशन स्टेट, ठीक है, आइस प्लस ग्लास स्टेट, सब क्या है देखते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये ग्राफ उसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज सुक्रोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन। एक सिंपल बाइनरी सिस्टम ले लेते हैं विच इज़ वाटर प्लस सुक्रोज। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, नॉर्मल कूलिंग करेंगे, ठीक है। मान लो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन हमने लिया है, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन, हमने लिया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। इसको पॉइंट ए बोलो, दैट इज हेयर, ठीक है, डायग्राम में। अब अगर हम इसे स्लोली कूल करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो बिना कॉम्पोजिशन चेंज किए जब तक वो फ्रीजिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता, जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, ड्यू टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूशन है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो यहाँ रोल प्ले करेगा ही। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, कुछ पानी आइस बन जाता है ना, तो आइस प्लस सॉल्यूशन का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, तो यहाँ पर आइस थोड़ा सा बन गया होगा और बाकी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब बचा हुआ सॉल्यूशन में सुक्रोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आइस बन गया मान लो वाटर, तो अब जो सॉल्यूशन बचा है उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई ना सॉल्यूट की। मैंने एक बात बताई थी कि जब वाटर अपना आइस में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर बाहर के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाते हैं, मतलब आइस अलग से फ्रीज हो रहा होता है और सॉल्यूट जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है। आई होप याद आ रहा होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम और कूल करते हैं हर स्टेप पर और पानी आइस बनेगा और सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस टीएम लाइन के अलॉन्ग होती है, जिसे मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रही हमारी टीएम लाइन, यहाँ पर हमारी आइस जो है वो बनती जा रही है, बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाउ अगर हम देखें ई पॉइंट, दैट इज टी ई, यूटेक्टिक पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है, ये एक पॉइंट आता है जिसे हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ आइस और सुक्रोज क्रिस्टल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और सुक्रोज सॉल्यूशन अपनी मिनिमम सॉल्युबिलिटी लिमिट पर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूशन बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होता है, बहुत ही कम सॉल्यूबल होता है, ठीक है। ये पॉइंट सिस्टम का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट और लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी पॉइंट होता है। मतलब इस पॉइंट पर क्या है कि आइस और सुक्रोज क्रिस्टल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आइस का भी क्रिस्टल बन चुका है, सुक्रोज का भी क्रिस्टल बन चुका है, यानी कि अब इनके बीच में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, अब ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट को ही हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, सॉल्युबिलिटी कर्व ये आपको दिख रहा है, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सुक्रोज की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ेगी ना, ये रिलेशनशिप टीएस लाइन, ये जो लाइन है हमारी इसको हम टीएस लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी कर्व की लाइन है तो टीएस, हमने इसको डिनोट कर दिया टीएस लाइन से, इसे दिखा रहा हूँ मैं। इस लाइन और टीएम लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही टीई है। देखो, टीएस लाइन और टीएम लाइन का इंटरसेक्शन टीई तो है, ठीक है। अब ग्लास ट्रांजिशन लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है बड़ी सी, ये क्या है, देखो, जो बताती है कि सिस्टम ग्लासी या एमॉर्फस कब बनेगा। ये जो लाइन है हमारी बताती है कोई भी सिस्टम हमारा ग्लासी या एमॉर्फस कब बनेगा। जैसे कि जब हम सुक्रोज सॉल्यूशन को सुपर कूल करते हैं, मतलब बहुत तेज ठंडा करते हैं, तब तो ना पानी क्रिस्टल बनता है ना शुगर, मतलब पानी भी क्रिस्टल नहीं बनता है और ना ही शुगर क्रिस्टल बनती है, दोनों मिलकर एक होमोजीनियस एमॉर्फस ग्लास बनाते हैं, ठीक है। तो जो सुक्रोज एंड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों क्रिस्टल नहीं बनते हैं बल्कि एक होमोजीनियस एमॉर्फस ग्लास बनाते हैं, ठीक है।
ये एमॉर्फस में ई नहीं लगाना था। ओके, सो होमोजीनियस एमॉर्फस ग्लास बनाते हैं ये जब इन्हें हम सुपर कूल करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्योर वाटर का यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिख रही है, कर्व जो दिख रहा है, ऐसा ये क्यों है? सो वाटर का जो टीजी होता है, मतलब ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो होता है -135 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो एकदम ग्लासी स्टेट में आ जाता है, और वहीं पर 74 डिग्री सेल्सियस पर ये प्योर सुक्रोज का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अब दोनों का मिक्सचर ले लिए तो टीजी इन दोनों के बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारा जो टीजी है वो डिपेंड करेगा इस पे, सुक्रोज के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, अब रियल सिस्टम में क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो, अगर हम यूटेक्टिक पॉइंट से आगे और कूल करें, इस पॉइंट से देखो और आगे हम कूल करते जा रहे हैं ना, टेम्परेचर कम हो रहा है, ये देखो, तो थ्योरेटिकली तो दोनों आइस और सुक्रोज क्रिस्टलाइज करने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि ये दोनों जो यूटेक्टिक पॉइंट है, यहाँ से अगर हम और टेम्परेचर कम करेंगे तो ये क्रिस्टलाइज होने चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी यूटेक्टिक पॉइंट पे ही जो टेम्परेचर है वो विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वाटर छोटा और मोबाइल मॉलिक्यूल होने के कारण क्रिस्टलाइज कर जाता है, लेकिन हैवी सुक्रोज मॉलिक्यूल वो क्रिस्टलाइज नहीं कर पाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो इजीली मोबाइल होता है, मतलब वो मोबाइल मॉलिक्यूल होने के कारण क्रिस्टलाइज कर जाता है, और वहीं पर सुक्रोज मॉलिक्यूल हैवी होने के कारण क्रिस्टलाइज नहीं कर पाता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। ये नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। ठीक है, और सिस्टम जो है ये वाली लाइन फॉलो करता है। ठीक है, आई होप आपको दिख रही होगी। जब विस्कोसिटी इतनी बढ़ जाती है कि पानी भी क्रिस्टल नहीं बन पाता, तो सिस्टम ग्लासी स्टेट में चला जाता है। ये फ्रोजन फूड्स, ये कंडीशन फ्रोजन फूड्स में बहुत कॉमन है। ठीक है, देखो ये टीजी स्टार लाइन है, ये हमारी बता रही है कि ग्लासी स्टेट में हमारा सिस्टम चला गया जब विस्कोसिटी इतनी बढ़ जाती कि पानी भी हमारा क्रिस्टल ना बन पाए। फाइन, आई होप आपको ये कर्व कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो होता है -32 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब टेम्परेचर, मान लेते हैं आइस रखी हुई हमारी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम है, तो आइसक्रीम हमारी ग्लासी सॉलिड होती है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइट। और वहीं पर जब टेम्परेचर हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के पास आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब हमारी विस्कोसिटी और कम हो जाती है। और जब टेम्परेचर हमारा ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करते हैं, आइस क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं, ऑक्सीडेशन होती है और क्वालिटी गिर जाती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर टीजी ज़्यादा है तो डिटियोरेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेट डायग्राम समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में विद आवर न्यू चैप्टर ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो thanks for watching this video, and without any further delay, let's end this class.